प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है और आज बारी है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलने की। मैं महेंद्र करता हूं आपको नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए ये विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908। हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व जो देश के लिए मर मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था, खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। साथियों, अगस्त का महीना इसीलिए तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वाधीन भारत कैसे भूल सकता है 18 वर्षीय खुदीराम बोस की शहादत को। खुदीराम बोस के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं संस्कृति कर्मी मृत्युंजय कुमार। महोबनी, केसपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम अपने पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया देवी के 3 पुत्रियों के बाद एकमात्र पुत्र थे। 6 साल की उम्र में थे तब उनके माता पिता दोनों ही एक के बाद एक गुजर गए। तो इनकी बहन जो थी अपरूपा राय और उनके बहनोई अमृतलाल राय खुदीराम को ले गए और हैमिल्टन, तमिलनाडु के हैमिल्टन स्कूल में उसको पढ़ाई लिखाई करवाई। 1902 में श्री अरबिंदो और भगिनी निवेदिता जब मिदनापुर में आई और वहां पर उनके क्रमिक रूप से कई सारे भाषण हुए, तो उससे यह लड़का बहुत प्रभावित हुआ खुदीराम। तो उन्होंने एक छात्र भंडार भी शुरू किया, जहां पर लड़कों को तरह तरह के साहित्य पढ़ाए जाते थे, खास करके क्रांतिकारी साहित्य, इटली के रेवोल्यूशन के, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, और यहाँ की भी बड़ी सारी पैम्फलेट्स वगैरह बनाए जाते थे। उसी समय आप सबको याद होगा कि बंग भंग के बाद बंगाल में अचानक से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, लोगों में बंगाली भावना बिल्कुल ही विद्रोह कर उठी। और उस समय ही आप देखेंगे हमारे सूर्य सेन, मास्टर दा वगैरह सारी कथाएं उसी समय से निकलती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यह पहला मौका था जब मिदनापुर गढ़ बना और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उसकी धुरी बने। भूपेंद्र नाथ दत्त जो युगांतर के संपादक थे, जब उनको बहुत ही कड़ी सजा मिली डगलस को किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो अलीपुर कोर्ट के सिटी मजिस्ट्रेट थे, तब से उन पर बहुत ही खतरा बढ़ने लगा। जितने भी क्रांतिकारी थे लगे हुए थे कि कैसे इनको मारें, और तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया मुजफ्फरपुर में। जाके वो सेशन कोर्ट के जज बन के गए। लेकिन कलकत्ता पुलिस को पता था कि कोई ऐसा कुछ चक्र तैयार हुआ। छोटी सी फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी जहां बम बनाए जाते थे। वहीं से किंग्सफोर्ड जब यहाँ से मुजफ्फरपुर गए, तब उनको एक किताब बम के रूप में
भेजा गया था कि ताकि वो जैसे ही खोले, वो स्प्रिंग वेस्ट था कि जैसे ही खोले वैसे ही बम फट जाए। हालांकि वो उन्होंने किताब खोली नहीं, वो ज्यों के त्यों रख दी गई, उनके सामान के साथ मुजफ्फरपुर चला गया। वो आज की तारीख में भी आपकी जो कलकत्ता पुलिस का जो नॉर्थ कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें आपको वो बम अभी मिल जाएगा, रखा हुआ है वहां पर। हेमचंद्र कानूनगो ने ही वह बम बनाया था जो खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को, प्रफुल्ल चाकी पहले अकेले ही जाने वाले थे लेकिन खुदीराम बोस को उनके साथ भेजा गया यह बम देके मुजफ्फरपुर में कि जाके उसे मारना है। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे ये लोग, वहां पर भी एक अच्छा जाल फैला रखा था यहाँ के लोगों ने। वहां किशोरी मोहन जब चढ़े तो इन्होंने अचानक से जब आगे बढ़ी, वो फिटन उनकी घर के पास पहुंची मोड़ पे, तो अचानक प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने दौड़कर सड़क के किनारे से आके आक्रमण किया और बम फेंका। इन्हें यह पता नहीं था कि उस फिटन में किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें इनके एक सहयोगी थे वहां पर जज प्रिंगल कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। फल यह हुआ कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी तो तुरंत ही मर गई, पत्नी 2 दिन के बाद मरी और इसके बाद ये दोनों भागे 25 माइल तकरीबन पार करके दूसरे दिन दोपहर में वैनी एक जगह है जो कि आज के दिन खुदीराम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है पूसा में, वहां पहुंचे और वहां जाकर अस्त व्यस्त अवस्था में प्यासे थे, एक दुकान में जब जाकर पानी मांगने लगे तभी वहां पर फतेह सिंह और शिव बहादुर सिंह नाम के 2 सिपाहियों को शक हुआ। सब जगह पुलिस को बता दिया गया था। उसने इनको रोका और रोकते के साथ ही ये लड़का जो है इसने कोशिश किया, छीना झपटी हुई, उसमें एक रिवॉल्वर गिर गई इसके पॉकेट से निकल के और फिर इसको इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2 रिवॉल्वर, 30 गोलियां और एक कोट जो उन्हें बांधे हुए थे और इनको उठाकर ये अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले गए। उधर प्रफुल्ल चाकी को भी किसी ने मदद करने की कोशिश की थी लेकिन समस्तीपुर से टिकट कटाकर मोकामा घाट के होते हुए हावड़ा के लिए, लेकिन वो उनके उसी ट्रेन में नंद कुमार बनर्जी करके एक रियल पुलिस का इंस्पेक्टर हुआ करता था, उसको संदेह हो गया था, उसने मोकामा घाट तार कर दिया। जब ये पानी पीने के लिए उतरे थे उसे कोशिश की गई पकड़ने की और जब प्रफुल्ल चाकी भागे तो उन्होंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता, मैं पकड़ा ही जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली खुद से मार के गोली। लेकिन खुदीराम की खासियत यह है कि जब खुदीराम को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर लाया गया, जनता चारों तरफ से उमड़ पड़ी थी उनको देखने के लिए और इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और तो और जब वो आए हैं, जब जेल में थे और जिस दिन फांसी दिन लगनी है, कहते हैं लोग, एक उपेंद्र नाथ सेन वकील पत्रकार थे, उनका कहना था कि जाते जाते उसने अपने वकील को मुस्कुरा कर देखा और जो जल्लाद है, जो फांसी लगाने वाला, उससे पूछा भी कि रस्सी में मोम क्यों लगाते हैं। आप सोच सकते हैं उस लड़के के एक जो आत्मा, कैसी आत्मा होगी वो। बड़ी सी हियरिंग के बाद, वो एक बड़ी लंबी कथा है कि कैसे केस लड़ा गया, पूरी हियरिंग के बाद उसको फांसी की सजा हुई और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई। वह हमारे देश में बहुत ही काला दिन था हमारे लिए। पीताम्बर दास हमारे पल्ली कवि बांकुड़ा के जो हैं, उन्होंने, आप लोग सब लोग सुनते होंगे आजकल, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हेसे हेसे पूर्वो फांसी देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। ये गीत लगता था जैसे कि उन्होंने ही फांसी चढ़ते हुए गाया हो। हाल फिलहाल में फिल्म भी बनी है, एक तो 2017 में फिल्म बनी थी मैं खुदीराम बोस हूँ, और एक खुदीराम बोस तेलुगु में फिल्म बनी है 2022 में, जो गोवा के 53वें हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म के रूप में ये दिखाई गई थी। तो ये थी दोस्तों खुदीराम बोस की साहसिकता और निर्भीकता और उस क्रांतिकारी मन की कथा। छोटी छोटी बातें हैं जो इनसे जुड़ी हैं जो शायद आपको पता ना हो, जैसे कि इससे प्रभावित होकर जब उनकी फांसी हो गई तो यहाँ के बंगाल के बुनकरों ने एक विशेष तरह की धोती बनानी शुरू की जिसके पाड़ पर खुदीराम बोस लिखा होता था, और बहुत दिनों तक यह प्रचलन था कि स्कूल के विद्यार्थी या कॉलेज के विद्यार्थी ऐसी धोती पहनकर घूमते थे। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय प्रतीक चिन्ह की तरह बन गया था। खुदीराम बोस के बारे में बता रहे थे संस्कृति कर्मी मृत्युंजय कुमार। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुई। स्वराज्य को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत की स्वतंत्रता का सपना देखने वाले तिलक ने जन जन के मन में स्वराज्य की लौ जगाई। अंग्रेज सरकार ने उन्हें देश से दूर मांडले की जेल में कैद कर दिया। काल कोठरी ने उनके तन पर तो असर डाला, लेकिन उनके मन में स्वाधीन भारत की लौ और तेजी से जलने लगी।
सुनवाते हैं आपको हमारे संग्रहालय से प्राप्त एक रूपक का ये अंश। मांडले में तिलक देश की निराशा को दूर करने का उपाय सोचने लगे। गीता ने उन्हें रास्ता दिखाया। महाभारत के समय अर्जुन भी उलझन में पड़ गया था। उस समय भगवान कृष्ण ने उसे कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया था। भारत को भी कर्मयोगी बनना होगा। ये था तिलक के गीता रहस्य का संदेश। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं गत्वा निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भारत में राज्यारोहण उत्सव हुआ। नए सम्राट गद्दी पर बैठे, जॉर्ज पंचम। इस खुशी में सैकड़ों कैदी रिहा कर दिए गए, लेकिन भारत के वीर सपूत तिलक नहीं छोड़े गए। धीरे धीरे 6 साल की मियाद पूरी हुई। तिलक भारत लौटे। सारा देश खुशी में लहरा उठा। उन्नीस 1914 का महायुद्ध छिड़ा। देश ने फिर तिलक की ओर देखा। यहां गायकवाड़वाड़ा में हर पक्ष के लोग उनसे मुलाकात के लिए आने लगे। उन्नीस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक कांग्रेस में फिर दाखिल हुए। उन्होंने विरोधी दलों में एका पैदा किया, राष्ट्रीय एकता कायम की। देखते देखते उनके ये अमर शब्द आजादी आंदोलन का नारा बन गए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1918 में तिलक मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड गए। भारत में जोरों जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। महात्मा गांधी विरोधी आंदोलन के नेता बने। उस पंजाब पर सरकार के जुल्मों सितम की बिजली गिरी, जिसके जवानों ने महायुद्ध में अपना खून बहाया था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए। तिलक भारत लौटे। लाखों लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। सरकार ने आंदोलन को ठंडा करने के लिए कुछ राजनीतिक सुधार पेश किए। तिलक ने फिर मतभेद दूर किए। उन्होंने एक नई कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, उन सिद्धांतों पर जो आज स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। अपार उत्साह से उन्होंने सारे देश का दौरा किया, लोगों को अपनी बात समझाई। उन्होंने जो कुछ मिले उसे लेकर पूरी आजादी की लड़ाई जारी रखने की सलाह दी। उन्नीस 1920 की जुलाई में तिलक बंबई आए और हमेशा की तरह सरदार गृह में ठहरे। ये उनके जीवन के अंतिम दिन थे। पहली अगस्त को 65 वर्ष की उम्र में वे स्वर्गवासी हुए। भारत के इतिहास का तिलक युग समाप्त हुआ। लाखों लोग अर्थी के साथ चल रहे थे। सारा देश शोक में डूब गया। महात्मा गांधी के इन शब्दों में भारत का हृदय बोल उठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। यह विश्वास नहीं होता कि वे हमसे बिछड़ गए। वे तो जनता के प्राण बन चुके थे। एक महान व्यक्ति चला गया। सिंह की गर्जना खामोश हो गई। आने वाली पीढ़ियां
उन्हें आधुनिक भारत का एक निर्माता मानकर सदा याद करेंगी। ऐसे महापुरुष को मृत समझना गलत है। उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। तिलक, भारत के एकमात्र लोकमान्य तिलक की दिलेरी, सादगी, काम की लगन और देश प्रेम जैसे अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं। यही होगा उनका सबसे बड़ा स्मारक। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना जिस महीने ने भारत को स्वतंत्रता की सुबह दिखाई, और इस महीने का हमारे इतिहास से और खास तौर पर जो हमारी स्वाधीनता का संग्राम है उससे बहुत बड़ा रिश्ता है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निष्ठा श्रीवास्तव और साथ हैं डॉक्टर अनीशा श्रीवास्तव। आप दोनों इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं निष्ठा जी। निष्ठा जी, अगस्त महीने में क्या क्या ऐसी खास चीजें हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं और हमारे इतिहासकार भी जिक्र करते हैं, खास तौर पर हमारे स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में? नमस्ते महेंद्र जी। अगस्त महीने की बात करें, ये ओतप्रोत है इवेंट्स से। 3-4 बिंदुओं पर हम आज टच कर सकते हैं। वो बाल गंगाधर तिलक, जो एक गरमपंथी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्र के महानायक, जनता को लामबंद करने वाले, अपने उसूलों के आधार पर जीवन जीने वाले और गौरवान्वित राष्ट्र के लिए निडर रूप से काम करने वाले एक नेता। स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंग भंग आंदोलन के रूप में भी सामने आता है। उपनिवेश विरोधी भावना से प्रेरित आंदोलन जिसने भारतीयता के मायने को नए आयाम प्रदान किए, लोगों में स्वदेश प्रेम और आत्मनिर्भरता को परिभाषित किया। खुदीराम बोस एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्याय में एक स्वर्णिम पन्ना, फांसी के फंदे को चूमने वाला 18 वर्ष का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसने आंदोलनकारी प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये घोषित किया कि 14 अगस्त हर वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वो भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई अगस्त के महीने में भारतीय इतिहास के लिए। इसके अलावा आप देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी अगस्त महीने में हुआ था। लेकिन कुछ और बातें करेंगे। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अनीशा जी आपसे। अनीशा जी, तिलक में क्या खासियत थी कि भारतीय आजादी का जब भी जिक्र आता है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जब भी जिक्र आता है तो उनका नाम जरूर आता है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। ये वाक्य बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में बोले थे। इस समय तक स्वराज शब्द का प्रयोग इतना अर्थहीन माना जाने लगा था कि ब्रिटिश न्यायाधीश को भी ये बात करार करनी पड़ी थी कि ये आक्षेपपूर्ण नहीं है। तो अगर बाल गंगाधर तिलक की एक राजनैतिक यात्रा को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये परिस्थिति आई कैसे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान इसी बात में सबसे ज्यादा छुपा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था 23 जुलाई 1856 को। ये बहुत ही एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन ऐसा परिवार था जहां जो हिंदू धर्म है, जो परंपराएं हैं, नैतिक मूल्य हैं, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, जो कि उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर धीरे धीरे अपने आप ही एक सहज रूप से प्रवाहित हुआ। जी अनिशा जी, इनके पिताजी जो गंगाधर तिलक जी थे वो संस्कृत पढ़ाते थे, शायद उसका प्रभाव भी इनके जीवन पर पड़ा। बिल्कुल। तो ये एक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी 1877 में। उसके बाद उन्होंने 1880 तक अपने कानून की शिक्षा भी पूरी की। श्री विष्णु शास्त्री चिपलुणकर के साथ मिलकर उन्होंने 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से एक विद्यालय आरंभ किया था। बताने वाली बात यह है कि 2 साल के अंदर ही ये विद्यालय इतना प्रचलित और इतना अपने अतुलनीय शिक्षा कार्यक्रम के कारण इतना प्रचलित हुआ कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से इसे एक अतुलनीय संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। 2 जनवरी 1881 को अंग्रेजी का समाचार पत्र मराठा और 4 जनवरी 1881 में केसरी, जो कि मराठी भाषा में समाचार पत्र शुरू किया था। अनिशा जी, केसरी का बहुत महत्व है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और केसरी में जिन्होंने टिप्पणियां लिखी
की, खास तौर पर जब युवा स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को जब फांसी हुई या जब उन्होंने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी, तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज के लिए इसको आहुति माना। जी, 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी फैली थी, उस समय अंग्रेजी अधिकारी रैंड को नियुक्त किया गया था राहत कार्य प्रदान करने के लिए, लेकिन जिस तानाशाही के साथ कार्य किया था उसकी बहुत आलोचना बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्रों के जरिए की थी, जिसके फलस्वरूप रैंड की हत्या भी की गई थी और तिलक को इसके लिए दोषी माना गया था। तो जब इनको दोषी माना गया, तोड़ मरोड़ कर सारे जो तथ्य थे वो प्रस्तुत किए गए थे और इन्हें 1 साल की कड़ी कारावास जो है वो बिताना पड़ा था। 1908 में दोबारा खुदीराम बोस को जब फांसी हुई थी तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। साथ ही साथ यहाँ तक उन्होंने अपने समाचार पत्रों में कहा कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। 1890 में ही बाल गंगाधर तिलक ने 2 बहुत महत्वपूर्ण उत्सवों का प्रारंभ किया था, जिनमें से एक था गणपति उत्सव और दूसरा था शिवाजी उत्सव। अब गणपति उत्सव इसी को एक प्रतीकात्मक, मतलब धर्म और राजनीति को एक सकारात्मक ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इन दोनों उत्सवों का आयोजन किया महाराष्ट्र में, जिसका परिणाम जो था वो देखने लायक था। और शायद राजनीति की जगह हम स्वाधीनता संग्राम शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाधीनता संग्राम शब्द ही ज्यादा उपयुक्त होगा, जो एक सक्रियता, आम जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना की सक्रियता। आम जनता मतलब मैं साधारण जनता की बात कर रही हूँ। साधारण जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना, औपनिवेशिक विरोधी भावना, किस प्रकार से आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही है, किस प्रकार से स्वावलंबन के बलबूते पे आम जनता अपने आप को सक्षम बना सकती है एक विशाल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए। ये सारी चीजें मात्र अभ्यास से नहीं आती, उसके लिए पहले जोश जरूरी है, जो कि मुझे लगता है गणपति उत्सव और शिवाजी जो उत्सव है उसका बहुत बड़ा योगदान है। गणपति उत्सव, जिसका कि ये एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में इसे स्थापित करने का पूरा श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने विशाल पंडालों का आयोजन करना, सार्वजनिक रूप से गणपति भगवान की पूजा करना और इस उत्सव में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत न केवल भाषण दिए जाते थे बल्कि संगीत भी आयोजित किया जाता था और आम जनता की भाषा में, मराठी में लोगों के बीच चेतना जागृत करने का पूरा प्रयास किया जाता था। इसके अतिरिक्त शिवाजी उत्सव, शिवाजी जो हमारे इतिहास में एक गौरवान्वित युग का प्रतीक है, एक ऐसा गौरवान्वित युग जब एक विशाल मुगल साम्राज्य को चुनौती देने का कार्य किया गया था। शिवाजी जो कि वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये दोनों ही उत्सवों के जरिए एक सामुदायिक चेतना, राष्ट्रवादी भावना ये जागृत की गई थी। तो जो मैं आपको बता रही थी कि 1908 तक जबकि तिलक को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय तक तिलक जो है जन नेता बन चुके थे। लोगों के बीच आक्रोश की भावना अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ब्रिटिश सरकार भी इससे अवगत थे। जब उनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी और मांडले जेल में उनको भेजने का प्रयोजन किया जा रहा था, तो सबसे ज्यादा डर ब्रिटिश सरकार को यही था कि कहीं जनता का आक्रोश जो है इस कार्य में बाधा ना बने। तो उन्होंने अंधेरे की आड़ में किसी तरीके से उनको मांडले जेल पहुंचाया था और बहुत ही कठोर कारावास उनको झेलनी पड़ी थी, जिसमें कि कहा जाता है कि उनकी पिंजड़े जैसी कोठरी थी, 20 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी, और उनकी कोठरी बिल्कुल भट्ठी के समान गर्म हो जाती थी। इसमें उन्होंने 7 साल बिताए हुए, लेकिन स्वास्थ्य से कीमत चुकानी पड़ी। डायबिटीज हो गया, बहुत सारे रोग हो गए। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी उनके कारावास के समय। उन्होंने यहाँ रहकर गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक जो है अनेक भाषाओं में प्रकाशित की गई थी। अनेक ग्रंथ पढ़े, बहुत ही एक उत्पादक रूप से अपने जेल की जो कठिन समय था
था उसे काटा। निष्ठा जी, एक ऐसे युवा शख्स जिनका जिक्र हुआ, उनका नाम है खुदीराम बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस युवक का बहुत बड़ा योगदान है, इस लिहाज से भी कि खुदीराम बोस ने खुद की कुर्बानी तो देश के लिए दी, लेकिन उनकी इस कुर्बानी ने देश के बहुत सारे युवकों को, देश की युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा भी दी कि वे अंग्रेजों से लड़े। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि खुदीराम बोस जो है, जिनका जन्म 1889 में दिसंबर में हुआ, एक दिलचस्प बात से शुरू करूंगी कि ये अपने में एक बहुत ही विचित्र सा नाम लगता है, खुदीराम बोस। तो अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो ये एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां पर पुत्र जो है वो मर जाते थे, उनका देहांत हो जाया करता था। उनकी तीनों बहनें बिल्कुल सलामत थी, लेकिन उनके दो भाई उनसे पहले पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उस समय इस इलाके में ये एक रीत चली आ रही थी कि अगर किसी के घर में लड़के जीवित नहीं रहते थे तो माँ को उसे बेचने का नाटक करना पड़ता था और तब जाकर वो सरवाइव करते थे, वो जिंदा रहते थे। प्रथा के अनुसार उनकी बहनों ने खुदीराम बोस को 3 मुट्ठी खुद्दी यानी 3 मुट्ठी चावल के बदले खरीद लिया था, इसीलिए उनका नाम इतिहास में खुदीराम बोस के नाम से जाना जाता। लेकिन ये इंसान ऐसे थे कि पूरा भारत का इतिहास भी मिलकर इन्हें खरीद न पाया। शुरुआत से वो बहुत पठन पाठन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन जैसा कि माहौल था जहाँ पे राष्ट्रवाद अब लोगों के खून में दौड़ने लगा था, वहाँ जब इन्होंने विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लोगों का लेखन पढ़ा, अनुशीलन समिति में इन्होंने भाग लिया, बरींद्रनाथ घोष से वो बहुत प्रभावित रहे, तो धीरे धीरे खुदीराम बोस के अंदर स्वदेश का जो प्रेम था खून में दौड़ने लगा। इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बहुत खुले तौर पर बिना कुछ छुपाए इन्होंने आगे बढ़ाया और इसीलिए इनको चयन करा गया कि ये आंदोलनकारी प्रवृत्ति के आधार पर जो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी हत्या करना और स्वदेश के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, बड़े बड़े इमारतों में बम फेंकना, वो काम जो कि शायद सोचकर भी मन थर्रा उठता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को खुले तौर पर पूरे दिन की रोशनी में चुनौती देने वाला काम था, जिस कारण से ये फांसी के तख्ते पर पहुंचे। उस केस की बात करें तो किंग्सफोर्ड, जो कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे कलकत्ता के, जो अनपॉपुलर इसलिए रहे क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को बहुत कड़ी सजा दे रहे थे। राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे वंदे मातरम, युगांतर, संध्या इत्यादि के संपादकों और लेखकों को भी नाना प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे। उनको जब कत्ल करने का एक योजना बनी तो पहले वो काम प्रफुल्ल चाकी को दिया गया, लेकिन धीरे धीरे खुदीराम बोस का नाम इतना सक्रिय हो चुका था कि हेमचंद्र कानूनगो ने खुद खुदीराम जी को और प्रफुल्ल चाकी को सामूहिक रूप से ये कार्य सौंपा और इतिहास के पन्नों में वो वृतांत बहुत एक स्वर्णिम वृतांत है कि कैसे इन लोगों ने जो बग्घी किंग्सफोर्ड की मानी जाती थी उसमें इन्होंने बिल्कुल अमावस्या की रात में बम फेंका। बहुत जरूरी है समझना कि इसका संकेत क्या था। अमावस्या की रात एक तरीके से हिंदुओं के नव वर्ष का पहला दिन होता है, तो इसीलिए ये योजना इस दिन क्यों कार्यान्वित करी गई, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए अध्याय का पहले दिन के रूप में प्रयोजन किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उस समय बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, मिसेस कैनेडी और उनकी पुत्री थी, जो बम फटा जिसके कारण उन लोग की जान गई। लेकिन जो मैसेज इससे गया, ये जो बम गिरा ये किसी बग्घी पर नहीं बल्कि उस विदेशी शासन पर गिराया गया जिसने भारतीयों को आतंकित किया हुआ था। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना आगे आने वाले उन सारे युवाओं के लिए कि एक 18 साल का छोटा सा लड़का जो है वो किस प्रकार से भारतीय इतिहास के अध्याय में एक स्वर्णिम नया काल जोड़ सकता है। खुदीराम बोस इस हमले के बाद उन्होंने और क्या कुछ किया और जब तक वे शहीद नहीं हुए तब तक उन्होंने भारत की क्या क्या सेवाएं की? मैं आपको ये बताऊं कि खुदीराम बोस जो है वो जैसे ही उन्होंने घटना को अंजाम दिया, ये दोनों घटना स्थल से भागे। खुदीराम के पैर से उनका जूता निकल गया और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस बना उनको पकड़ने में, और जैसे वो नंगे पांव दौड़े तुरंत 5,000 रुपए का घोषणा करी गई दोनों के लिए। पूरा अंग्रेजी शासन जो है वो उनको पकड़ने के लिए उतावला हो गया। खुदीराम कलकत्ता की ओर, प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की तरफ बढ़े क्योंकि दोनों का साथ रहना भी खतरे से खाली नहीं था। एक जगह जहां खुदीराम बोस बहुत प्यासे हो गए तो पानी पीने के लिए वो वहां रुके और वहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड तो बच गया,
वो तो मरा ही नहीं। तुरंत उनके मुंह से निकला, वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो उनके मुंह से तुरंत निकला, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? और पुलिस वाले वहां खड़े थे बगल में, और जब उन लोग के पैर की तरफ नजर गई तो पैर नंगा था। तो ये दोनों चीज, उनके बोलने का जो अधीर उनका जो ये वाक्य था और नंगा पैर, वो एक प्रमाण बना कि शायद उन आंदोलनकारियों में से वो एक हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया। यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, ये इतना निर्भीक बाका जवान था कि जब जिलाधीश वुडमैन ने उनसे पूछा, क्या तुमने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से बग्घी पर बम फेंका था? तो उन्होंने बिल्कुल निडर कहा, हाँ ये सच है, मैंने ही किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बग्घी में बम फेंका है। जो भी मेरे देशवासियों पर अत्याचार करेगा उसका वही हाल किया जाएगा जो शायद किंग्सफोर्ड का हो सकता था। तो एक ऐसे समय जब वो जान रहे थे इस अपराध की सजा फांसी से कम नहीं होगी, लेकिन वो उसूलों के इतने पक्के थे, वो इतने निडर थे, वो सच्चाई के इतने बड़े समर्थक थे कि वो जो काम करते थे उसकी जिम्मेदारी लेने से वो नहीं सकुचाए। यंग जनरेशन के लिए, हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो करो शिद्दत से करो, अगर डर के करना है वो काम कभी भी सफल नहीं होगा। निष्ठा जी, खुदीराम बोस जब शहीद हुए उसके बाद भारतीय इतिहास में खास तौर पर जो क्रांतिकारी है उन पर इनका बहुत असर पड़ा। तो ये बताएं कि बाद में किन किन क्रांतिकारियों ने खुदीराम बोस से प्रेरणा ली और हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी आहुति दी? हाँ, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपनी किताब में, अपने लेखन में जो है वो खुदीराम बोस को बहुत ज्यादा जो है उनका नाम लिया है। एक श्रृंखला थी आंदोलनकारियों की जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य 1910 और 20 के दशक में जिन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, और 1908 की इस फांसी के बाद जहां पर खुदीराम बोस वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए, उनके लिए खुदीराम बोस एक प्रेरणा बने। बिल्कुल, मिदनापुर की क्रांति के ये जनक खुदीराम बोस, इन्हें नमन करते हैं। कुछ बातें और करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर निष्ठा श्रीवास्तव और डॉक्टर अनीशा श्रीवास्तव। अब जिक्र करते हैं स्वदेशी आंदोलन का। थोड़ा सा संक्षेप में हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। स्वदेशी आंदोलन का नाम लेते ही जैसे जोश और गौरव से मन जो है वो भर जाता है। मुझे लगता है ये शायद एक ऐसा पहला सतत प्रयत्न था जिसमें राष्ट्रीय गौरव, स्वावलंबन, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, चारों चीजों के पूरे अंश दिखाई पड़ते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये विभाजन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, लेकिन इसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग जिसे कहते हैं आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1906 में। जहां तक हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें, इसके कई चरण हैं और इसके कई अध्याय हैं, जिसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो आता है रचनात्मक दौर का अध्याय। रचनात्मक दौर मतलब कि कई ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, न्यायिक फैसलों के मामले में जब एक स्वयं भारतीयों की ओर से बहुत ही सकारात्मक प्रयत्न किए गए। शिक्षा की बात की जाए तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी के तहत उन्होंने कलकत्ता में भागवत चतुष्पठी विद्यालय खोला था। इसी तरीके से डॉन सोसाइटी जिसने वैज्ञानिक और मानववादी शिक्षा प्रणाली को नए आयाम दिए थे। फिर ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सारस्वत आयतन के नाम से एक शिक्षा संस्थान खोला था। और हम कैसे भूल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। इसके अतिरिक्त 1906 में ही बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे भारतीय प्रयत्न थे जो औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति है उसके विकल्प में एक भारतीय शिक्षा पद्धति को जो है उजागर करने के। इसके अतिरिक्त मिलों का कई जो उत्पादन केंद्र हैं, जैसे बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स की स्थापना हुई, कलकत्ता पॉटरी वर्क्स की स्थापना हुई, जिसमें कि देशज तरीके से उत्पादन करते हुए ब्रिटिश उनका एक उत्पादित माल
भारी मात्रा में भारत में आता था, उसके लिए एक अवरोध पैदा करने का प्रयत्न किया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये प्रयत्न इतने सराहनीय थे कि लगभग 1907 और 8 के बीच कहा जाता है कि ब्रिटिश आयात, जो भारत में ब्रिटिश आयात किया गया, उसमें लगभग 60% का अंतर आया था। मतलब आप समझ सकते हैं उत्पादन का जो स्तर था वो कितना अधिक था। स्वदेशी प्रक्रियाओं से जुड़ना ही स्वदेशी आंदोलन का एक अंश नहीं था। इसके अतिरिक्त बहिष्कार, सभी चीजों का बहिष्कार, चाहे वो अन्यायपूर्ण कानून हो, अंग्रेजी उत्पादन हो, और इसके एवज में देशज विकल्पों का विकास, जैसे मैंने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त बहिष्कार के दौर में आप देखेंगे कि जो एक आक्रोश की और एक राष्ट्रीयता आप कह सकते हैं, या फिर उसे आप कह लीजिए कि एक राष्ट्रवादी सोच है, जिसमें लोगों को एहसास दिलाया गया कि भारतीय परंपरा, भारतीय धरोहर, भारतीय इतिहास, ये अपने आप में इतना गौरव और शक्ति और उत्तेजना समेटे हुए है कि इसके आगे पाश्चात्य संस्कृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई तरीके की समितियों की स्थापना की गई। इन समितियों का काम था कि आम जनता के बीच जो उनकी जो कानूनी कार्यवाही है, जिसके लिए अक्सर उन्हें ब्रिटिश न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती थी, उसको खत्म किया जाए, उस पर उनकी आश्रयता को खत्म किया जाए। तो ये जो है समितियों ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया। निशा जी, स्वदेशी आंदोलन जो भारत में था, इसमें प्रमुख नाम कौन कौन से थे? कुछ नाम आपने और लिए, शायद कुछ छूट गए होंगे। जी, इसमें बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कई ऐसे समाचार पत्र थे। इसके अतिरिक्त जो थे और भी कई नाम हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही थी कि ये मात्र बंगाल तक सीमित नहीं था। स्वदेशी आंदोलन पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश इत्यादि कई इलाकों में फैला, और महाराष्ट्र कई इलाकों में फैला, और कई ऐसे नाम हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन में एक सक्रिय योगदान से जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्ण कुमार मित्र, हेमचंद्र कानूनगो, सचिंद्र नाथ सान्याल, लाला हरकिशन लाल, हंसराज, एम कृष्ण राव, जी सुब्रमण्यम इत्यादि। यूं कहें कि पूरे देश में पैन इंडिया ये मूवमेंट था। स्वदेशी आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने न केवल सामाजिक आधार में वृद्धि की, बल्कि भारत के अनगिनत प्रांतों में राष्ट्रीयता की भावना को पुरजोर तरीके से स्थापित किया। निष्ठा जी, विभाजन भारत की स्वाधीनता का जो उजला पृष्ठ है, जो हमारे संघर्ष की परिणति हमारी स्वाधीनता में हुई, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी विभीषिका, उसी के साथ जुड़ी हुई वो ये कि विभाजन हुआ, और विभाजन की वजह से लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, और इस देश की जो आजादी की खुशी का माहौल था वो दुख में भी बदल गया। और एक लंबे समय तक तो विभाजन को यूं मान के चलिए हम अपने एक काला अध्याय या दुख भरी चीज मानकर उसे दरकिनार करते रहे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक नई शुरुआत की। उन्होंने कहा नहीं, इस दिन को हमें याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें याद दिलाएगा कि हमने क्या क्या इतिहास में गलतियां की है, या इतिहास में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें सबक दे सकती हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाना शुरू किया है। थोड़ा सा ही बताएं कि विभाजन की त्रासदी सच में बहुत बड़ी थी, पूरा विश्व इसे जानता है, लेकिन हमने क्यों इसे इस ढंग से इग्नोर कर रखा था? देखिए, अगर मैं विभाजन की बात करूं तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद में जुलाई 4, 1947 को प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को लागू किया गया, उसने भारत के विभाजन को एक संवैधानिक स्वरूप दिया। भारत एवं पाकिस्तान का बनना और 15 अगस्त के बाद अंग्रेजी सरकार की भारत के प्रशासन में कोई जिम्मेदारी ना होना इस एक्ट का एक हिस्सा था। इस एक्ट को माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 का परिणाम माना जाता है, जिसने भारत के विभाजन की प्रक्रिया को परिभाषित किया और बाउंड्री कमीशन के प्रावधान को संस्थापित किया। कहना जरूरी है कि एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत थी जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से
कार्यान्वित हो गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये घोषित किया कि 14 अगस्त हर वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 में हुआ भारत का विभाजन एक आकस्मिक घटना न होकर एक दर्दनाक प्रक्रिया का अंजाम था और बहुत लंबे समय तक इस पर बात नहीं हुई और अगर हुई भी तो इसको एक संवैधानिक या राजनैतिक अध्ययन का मुद्दा माना गया और हम हमेशा ये बात करते थे कि जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। लेकिन नए इतिहास लेखन और हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने विभाजन के तथ्य पर जब अध्ययन हुआ तो इस तरफ इंगित किया गया कि भारत के विभाजन की वास्तविक सच्चाई जो मनुष्य को समझना आज बहुत जरूरी है वह है उसका मानवीय पहलू। क्योंकि राजनैतिक संवैधानिक तो फिर भी हम इतिहास के पन्नों में कहीं डालकर भूल नहीं सकते तो उनको समझकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो मानवीय पहलू है वो तो हम आज भी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिवस को याद रखना हमें एक बेहतर इंसान बनाने के बराबर है। इतिहास के लिए सांख्यिकी सांकेतिक होती है, हम उसको कोई अटल सत्य नहीं मानते, क्योंकि आज के इंफॉर्मेशन के युग में अगर आप एक ही विषय के दो जगह सांख्यिकी देखेंगे तो शायद अलग अलग। इसीलिए इतिहास के लिए सांख्यिकी जो है वो सिर्फ संकेत है, लेकिन अगर हम उस संकेत को भी देखें, और संकेत मिलना बहुत जरूरी है इतिहास को भी मनुष्य को भी इन जनरल। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो विभाजन की त्रासदी में जहां 20 लाख के करीब लोग मर गए थे वहां 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। और मेरे ख्याल से इसीलिए इस दिवस को याद करना जरूरी है। और ये संख्या इसलिए इतनी बड़ी हो जाती है कि उस वक्त देश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर आप स्टडी को देखें, अगर आप इतिहास को देखें तो ये कहा गया है कि हमेशा से चली आ रही मानवीय सभ्यता में ये सबसे बड़ी खूनी त्रासदी थी, भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए। इस अध्याय को पढ़ना और समझना और याद करना सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग मरे, कुछ लोग विस्थापित हुए और करोड़ों लोग उन रेफ्यूजी कैंप्स में रहे जहां कई बार लिखा गया कि मरना ज्यादा आसान था, जीना मुश्किल था, क्योंकि जो नालियां थी उसमें खून बहता था, खाना नहीं था, पानी नहीं था, रिश्ते नहीं थे, विश्वास नहीं था, थी तो सिर्फ बेचारगी और बेसहारा होने का एक एहसास। तो इसीलिए अगर आप मृदला साराभाई का लेखन देखें, बेगम अनीस किदवई, सादत हसन मंटो, भीष्म साहनी, खुशवंत सिंह ने भी लिखा है। हाँ, खुशवंत सिंह, साहित्य, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्रीय, हर जगह से आवाज ये आती है कि इस अध्याय को इसलिए समझना जरूरी है, सीख लेना है कि ऐसी घटनाएं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा, चेतना सबको चोटाहिल करती हैं। इसका दर्द सिर्फ उस समय नहीं महसूस होता, कई पीढ़ियों दर पीढ़ियां जो है इस दर्द को कंधे पर उठाती हैं। और इसीलिए शायद ये प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जो पीढ़ी इतिहास की उपेक्षा करती है उसका ना तो कोई अतीत होता है और ना ही कोई भविष्य। भारतीय इतिहास और भारतीय चेतना पर विभाजन के दर्द हमेशा मौजूद रहेंगे। डॉक्टर निष्ठा श्रीवास्तव और डॉक्टर अनीशा श्रीवास्तव, आप दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाती हैं। आप आई और हमारे श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत आभार। अगस्त का महीना भारत को स्वाधीन बनाने का महीना। इसी महीने बारिश की बूंदें इस पवित्र धरती के पांव धोती हैं और साथ ही भारत को स्वाधीन बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके शहीदों के लिए आंसू भी बहाती हैं। नमन उन वीर सपूतों को, नमन उन वीरांगनाओं को, नमन उन वीर माताओं को, नमन उन वीर पिताओं को, नमन उन वीर भाइयों को, नमन उन वीर बहनों को। नमी से भरा नम महीना अगस्त, इस महीने को भी हमारा नमन। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट